नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात के बाद इंसानों का नहीं, सिर्फ मौत का राज चलता है। एक ऐसा ही गांव था, मायापुर। दिन में शांत, लेकिन रात होते ही खौफ से कांप उठता था पूरा गांव। हर रात ठीक 8 बजे जंगल के अंधेरे रास्तों से ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती थी। एक ऐसी बारात जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। घोड़ी पर बैठा था एक सरकटा दुल्हा, और उसके पीछे चलते थे वो बाराती जो सालों पहले मर चुके थे। कहते हैं जिसने भी उस बारात को देखने की गलती की, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। तो दरवाजे बंद कर लीजिए, खिड़कियों से दूर रहिए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मायापुर के उस शराब की दास्तान है जिससे आज भी लोग डरते हैं। इस कहानी का नाम है बारात। एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। शहर से बहुत दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, मायापुर। यह गांव इतना छोटा था कि नक्शों में भी उसका नाम मुश्किल से ही दिखाई देता था। गांव तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। बरसात के दिनों में यह रास्ता दलदली बन जाते और गर्मियों में धूल से भर जाते। मायापुर में ना बिजली ठीक से आती थी, ना ही अस्पताल या स्कूल जैसी सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वहां रहने वाले लोग खुश थे। उनके चेहरे पर सुकून था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। मायापुर की सबसे खास बात थी वहाँ का पुराना पीपल का पेड़, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों सालों पुराना है और इसके नीचे कई रहस्य दफन है। रात के समय कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के बच्चे दिन में वहीं खेला करते थे। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, सोनाली। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे की मासूमियत पूरे गांव में मशहूर थे। लेकिन सोनाली सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत संस्कारी और दयालु भी थी। गांव की हर औरत उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। वह सुबह मंदिर जाती, फिर अपनी माँ के साथ घर का काम करती और खाली समय में गांव की छोटी लड़कियों को पढ़ाया करती थी। सोनाली के पिता हरिराम गांव के इज्जतदार आदमी थे। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी इतनी थी कि गांव वाले उनकी मिसाल देते थे। सोनाली की माँ सावित्री अपनी बेटी को लेकर हमेशा सपने देखा करती थी कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो और वह हमेशा खुश रहे। एक दिन पड़ोस के गांव देवगढ़ से रिश्ता आया। लड़के का नाम सूरज था। वह लंबा, शांत स्वभाव का और मेहनती युवक था। उसके परिवार की गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब हरिराम ने सूरज और उसके परिवार को देखा तो उन्हें रिश्ता पसंद आ गया। सोनाली ने भी जब पहली बार सूरज को देखा तो उसकी आंखों में शर्म के साथ एक हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों में शादी तय हो गई। पूरे मायापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव की औरतें शादी के गीत गाने लगी। हर घर में हलचल थी। बच्चे घर घर जाकर बताते कि सोनाली की शादी फिक्स हो गई है। खैर, शादी से एक दिन पहले गांव रंग बिरंगे झालरों और दियों से सज गया। मिट्टी के घरों की दीवारों पर रंगोली बनाई गई। सोनाली के घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। उसकी सहेली उसे चिढ़ा रही थी और वह शर्म से लाल हुई जा रही थी। लेकिन उसी दौरान गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा रघुवीर चुपचाप आंगन के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हरिराम ने पूछा, क्या हुआ दादा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दादा रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, आज शाम मैंने जंगल वाले रास्ते पर कुछ अजीब देखा है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और मुझे ढोल की आवाज़ सुनाई दी थी।
यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। अरे दादा, शादी का माहौल है, आपको वहम हुआ होगा। लेकिन दादा रघुवीर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे अच्छा संकेत नहीं लग रहा। खैर, रात धीरे धीरे बीत गई। अगले दिन सुबह से ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गांव के लोग सज धज कर तैयार हो रहे थे। सोनाली लाल जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी तरफ देवगढ़ से बारात निकल चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, नाचते हुए बाराती और घोड़ी पर बैठा सूरज, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उन्हें मायापुर पहुंचने के लिए उस घने जंगल से होकर गुजरना था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। खैर, जंगल का रास्ता सुनसान था। रात के करीब 8 बज चुके थे। हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थी। एक बाराती बोला, मुझे यह रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा बाराती हंसते हुए बोला, अरे डरपोक कहीं का। लेकिन तभी अचानक घोड़ों ने जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। आसमान में बादल गरजने लगे और फिर एक पेड़ रास्ते के बीचों बीच गिर पड़ा। बारात रुक गई। सूरज ने घोड़ी से उतरकर आगे देखा। तभी अंधेरे में कई मसाले जल उठी। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से हथियारों से लैस डाकुओं ने बारात को घेर लिया। उनके चेहरे पर काले कपड़ों से ढके हुए थे। डाकू के सरदार ने कहा, जो कुछ भी है निकाल दो। बारातियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन डाकुओं ने हमला कर दिया। तलवारों की चमक, लोगों की चीखें और घोड़ों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। सूरज ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक डाकू ने पीछे से वार कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल लाशों से भर गया। ढोल नगाड़े खामोश हो गए और बारात वहीं खत्म हो गई। डाकुओं ने सारे गहने और सामान लूट लिए। फिर वे अंधेरे में गायब हो गए। उधर मायापुर में लोग बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात गहराती जा रही थी। तभी गांव का एक लड़का हाँफता हुआ आया। उसके कपड़े खून से सने थे। वह कांपते हुए बोला, बारात पर हमला हो गया। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। हरिराम और बाकी लोग मसाले लेकर जंगल की तरफ दौड़े। वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। चारों तरफ लाशें ही पड़ी थी। खून मिट्टी में बह रहा था और घोड़ी के पास सूरज का निर्जीव देश पड़ा था। सोनाली जब वहां पहुंची तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उस रात मायापुर में किसी घर का चूल्हा नहीं जला। गांव में सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन असली डर तो उस रात के बाद शुरू हुआ। घटना के ठीक 7 दिन बाद रात के ठीक 8 बजे गांव के लोगों ने अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। शुरुआत में लोगों को लगा शायद किसी दूसरे गांव में शादी हो रही होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे मायापुर के करीब आने लगी। दादा रघुवीर ने खिड़की से बाहर झांका और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। गांव की सड़क पर वही बारात चली आ रही थी। सबसे आगे सफेद घोड़ी पर सूरज बैठा था, लेकिन उसका सिर धड़ से गायब था। उसके हाथों में लगाम थी और उसके फटे हुए गले से खून टपक रहा था। उसके पीछे बाकी बाराती थे। किसी का चेहरा फटा हुआ था, किसी का हाथ गायब था, किसी के कपड़े खून से सने थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सब मुस्कुरा रहे थे। ढोल अपने आप बज रहे थे। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। दादा रघुवीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दरवाजा बंद कर लो, कोई बाहर मत निकलना। पूरा गांव अपने अपने घरों में छिप गया, लेकिन गांव का एक युवक मोहन यह सब देखने के लिए बाहर निकल आया। उसे लगा
यह सब किसी का मजाक है। वह धीरे धीरे उस बारात के करीब पहुंचा। तभी बिना सिर वाला दूल्हा उसकी तरफ मुड़ा। अचानक मोहन जोर से चीखा। गांव वालों ने उसकी चीख सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मोहन कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसकी चप्पलें सड़क पर पड़ी थी। उस दिन के बाद मायापुर में डर का साया छा गया। हर रात ठीक 8 बजे वही बारात गांव में आती। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंजती। लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। छोटे बच्चों के मुंह पर हाथ रख दिया जाता ताकि उनकी आवाज बाहर ना जाए। लेकिन जो भी इंसान जिज्ञासा में बाहर झांकता वह कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे गांव में एक नियम बन गया, रात के 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। साल गुजरते गए लेकिन वह बारात कभी नहीं रुकी। लोग कहते थे कि सूरज और उसके बारातियों की आत्माएं बदला लेने वापस आई है। कुछ लोग कहते थे कि डाकुओं ने सिर्फ उनकी जान नहीं ली बल्कि उनकी आत्माओं को भी शापित कर दिया। खैर, एक रात गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम विक्रम था। वह शहर से आया एक लेखक था जिसे भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। लेकिन विक्रम हंस पड़ा और बोला, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। दादा रघुवीर ने गंभीर आवाज में कहा, यही गलती यहाँ आने वाले सब लोग करते हैं, तुम यह गलती मत करना। विक्रम ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उस रात उसने अपने कमरे की खिड़की खुली रखी। जैसे ही घड़ी में 8 बजे हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। अंधेरे रास्ते पर वही बारात चली आ रही थी। बिना सिर वाला दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। उसके पीछे मरे हुए बाराती नाच रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारात अचानक रुक गई और बिना सिर वाला दूल्हा धीरे धीरे विक्रम के घर की तरफ मुड़ गया। विक्रम की सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ जैसे सुन पड़ चुके थे। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज होती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके घर का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से उसे जोर जोर से धक्का मार रहा हो। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। तभी बाहर से एक भारी आवाज आई, बारात में चलो। वह आवाज इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द, गुस्सा और मौत की ठंडक मिली हुई थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर फिर से खिड़की से बाहर देखा। इस बार बिना सिर वाला दूल्हा बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। घोड़ी की आंखें लाल जल रही थी। बाकी बाराती धीरे धीरे उसके घर को घेर रहे थे। विक्रम ने तुरंत कमरे की लाइट बुझा दी और बिस्तर के नीचे छिप गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा और फिर ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। विक्रम को लगा शायद बाराती चले गई, लेकिन तभी उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से उसके कमरे में घूम रहा हो। वह डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी जमीन पर किसी लाल चीज के टपकने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे लाल खून उसकी आंखों के सामने फर्श पर फैलने लगा। विक्रम ने कांपते हुए ऊपर देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। बिस्तर के ठीक ऊपर बिना सर वाला दूल्हा खड़ा था। उसके फटे हुए गले से लगातार खून बह रहा था। विक्रम जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो वह कमरे के कोने में बेहोश पड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जो शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला था।
जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को रात की सारी बात बताई। दादा रघुवीर चुपचाप सब सुनते रहे। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब वह बारात तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, यह सब कैसे खत्म होगा? दादा रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोले, जब तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। खैर, उस दिन पहली बार गांव वालों ने विक्रम को पूरी सच्चाई बताई। डाकुओं ने सिर्फ बारातियों की हत्या नहीं की थी, उन्होंने मारने के बाद उनकी लाशों को जंगल में फेंक दिया था। कई शवों का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। सूरज का सिर आज तक नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इसी कारण उनकी आत्माएं भटक रही है। विक्रम ने पूछा, क्या किसी ने कभी उन्हें मुक्त करने की कोशिश नहीं की? दादा रघुवीर बोले, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन विक्रम अब सच्चाई जानना चाहता था। अगली सुबह वह अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। हवा में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। वह धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां सालों पहले बारात पर हमला हुआ था। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक पुरानी तलवार थी जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। तभी पीछे से आवाज आई, यह जगह छोड़ दो। विक्रम घबराकर पीछे मुड़ा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बेहद डरावनी थी। आप कौन है? विक्रम ने पूछा। साधु बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मैंने उस रात सब देखा था। विक्रम की आंखें फैल गई। साधु ने बताया कि डाकुओं का सरदार बहुत क्रूर आदमी था। उसने बारातियों को मारने के बाद उनको शवों के साथ काला तंत्र किया था ताकि उनकी आत्माएं कभी शांति ना पा सके। उनकी आत्माएं हर रात उसी अधूरी शादी को पूरा करने लौटती है। विक्रम ने पूछा, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सूरज का सिर ढूंढना होगा और उन सभी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा। विक्रम समझ गया कि यही मायापुर को बचाने का आखिरी रास्ता है। उस रात उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। तभी सोनाली सामने आई। सालों बीत चुके थे, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की थी। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था। मैं जाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। पूरा गांव चौंक गया। दादा रघुवीर बोले, यह बहुत खतरनाक है बेटी। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी वजह से यह सब कुछ शुरू हुआ तो इसे मैं ही खत्म करूंगी, सोनाली ने बोला। खैर, अगली रात विक्रम, सोनाली और दादा रघुवीर जंगल की तरफ निकले। रात के ठीक 8 बजे अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। बारात फिर निकल चुकी थी, लेकिन इस बार वह गांव की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ जा रही थी। तीनों धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर बारात अचानक रुक गई। वहां एक पुराना कुआं था जिसे बेलों ने ढक रखा था। तभी बिना सिर वाला दूल्हा घोड़ी से उतरा और कुएं की तरफ इशारा करने लगा। विक्रम समझ गया कि सूरज का सिर इसी कुएं में है। उसने मशाल लेकर कुएं में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी और तभी अचानक कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर निकलने लगे, सड़े हुए खून से लथपथ हाथ। दादा रघुवीर डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन विक्रम ने हिम्मत करके रस्सी नीचे डाली और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी।
नीचे पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। कुएं के अंदर कई कंकाल पड़े थे और उसके बीचों बीच एक खोपड़ी पड़ी थी जिसके माथे पर धूले का सेहरा अब भी सड़ा हुआ रखा था। विक्रम समझ गया यही सूरज का सिर था। जैसे ही उसने खोपड़ी उठाई, अचानक पूरा कुआं कांपने लगा। ऊपर से चीखों की आवाज आने लगी। वह जल्दी जल्दी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि सारे मरे हुए बाराती उन्हें घेर चुके थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था। लेकिन सोनाली बिना डरे आगे आई। उसने सूरज की खोपड़ी अपने हाथों में ली और रोते हुए बोली, मैं आज भी तुम्हारी हूँ। अब शांति से चले जाओ सूरज। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में बिजली चमक उठी। बिना सिर वाला दूल्हा धीरे धीरे सोनाली के सामने आया। फिर उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में बाकी बारातियों के शरीर भी राख में बदलने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने सूरज और बाकी बारातियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। पूरे गांव में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। उस रात पहली बार मायापुर में 8 बजे के बाद सन्नाटा था। ना ढोल बजे, ना घोड़ी की आवाज आई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक लकड़हारा रात के समय जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने दूर से ढोल की हल्की आवाज सुनी। वह डर कर रुक गया। अंधेरे में उसे एक सफेद घोड़ी दिखाई दी। उस पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन घोड़ी के पीछे खून के निशान बने हुए थे। और तभी जंगल में किसी की धीमी हंसी गूंज उठी। उस रात के बाद वह लकड़हारा पागल हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि मायापुर का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कभी कभी अमावस्या की रात जंगल से ढोल की आवाज अब भी सुनाई देती है, और अगर कोई इंसान उस आवाज का पीछा करता है तो वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। तो दोस्तों, क्या सच में यह श्रापित बारात हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, या आज भी अमावस्या की रात मायापुर के जंगल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है? कहते हैं कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, और जब उनकी अधूरी ख्वाहिशें मौत के साथ दफन हो जाए तो वो लौट कर जरूर आती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखिए, अगर कभी रात के अंधेरे में दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई दे तो भूल कर भी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो मायापुर की वही श्रापित बारात हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात से सावधान रहिए।